हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं बैठा था तो मोदी जी का भाषण सुना। 15 अगस्त है तो लाल किला से वो हर साल जैसे बोलते हैं वैसे ही मैं भी सुना। तो कुछ चीज़ ऐसे होती है जो बड़े पद पे बैठे हों या क्यों क्यों ना घर के पापा हो, मम्मी हो, दादा हो, कोई भी हो, तो उन लोग को भी कुछ ऐसे बात बोल जाते हैं जिसको सोचने पे मजबूर कर देता है या उसको सोचना चाहिए। ये हम सबको डेवलप करने में बहुत काम आता है। तो वैसे ही मैं भी सुन रहा था तो मैं सोचा कि क्यों ना इस पे बात किया जाए। मोदी जी ने एक बात बोला, सप्तधारा। सप्तधारा है क्या? बहुत लोग इसको इग्नोर कर दिए होंगे कि सप्तधारा है क्या, कोई वर्ड बोल दिए होंगे। इसको ज़्यादातर सप्तधारा आयुर्वेद में यूज करते हैं लोग। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। कुछ दिन से मेरा वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोग स्टूडियो पे काम कर रहे हैं, तो स्टूडियो बन जाएगा तो अच्छी अच्छी वीडियो आने लगेगी। और शायद उम्मीद करता हूँ कि छोटा मोटा पॉडकास्ट भी आए। तो आप लोग से उम्मीद है कि देखते रहें वीडियो और साथ बनाए रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के मोदी जी के भाषण का कुछ पॉइंट्स को लिए हैं हम लोग कि उस पर कैसे बात किया जाए। तो मोदी जी ने आज बोला था सप्तधारा और विकसित भारत 2047। क्या ये संभव है? तो इसी को हम लेके एक एक पॉइंट में सप्तधारा को 7 पॉइंट में हम लोग बांट दिए हैं, क्योंकि उसका मतलब ही हुआ 7 धाराओं में बटा हुआ विकास योजनाएं। तो चलिए बात करते हैं। तो क्या 2047 तक भारत दुनिया का सबसे विकसित देश बन पाएगा? ये सवाल है, और इस सवाल को सिर्फ भाषण में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भाषण करने से ये होने वाला नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। ये सप्तधारा है क्या? आखिर सप्तधारा को प्रधानमंत्री इस वर्ड को यूज क्यों किए? तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास को सिर्फ एक क्षेत्र में सीमित नहीं रखा, इसको 7 क्षेत्रों में बांट दिया। जैसे उन्होंने इसे एग्रीकल्चर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिफेंस तक हर चीज में इसको बांट दिया है। जैसे एनर्जी का क्षेत्र हो गया, इस चीज को 7 भागों में बांट दिया है। तो पहली धारा पे बात करते हैं, एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमिक्स। सबसे मुख्य चीज तो यही है कि एग्रीकल्चर और रूरल। रूरल में जैसे गांव देहात हो गया, तो वहाँ पे विकास योजना पहुँचने में बहुत टाइम लगता है और वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा जागरूक करने की जरूरत है। तो इसको लेके अगर खेती सिर्फ अनाज पैदा करने तक सीमित न रहकर फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, तो किसानों की इनकम बढ़ने की बड़ी संभावनाएं बन सकती है। एआई, ड्रोन्स, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इरिगेशन जैसी टेक्नोलॉजी खेती को ज्यादा इफेक्टिव बना सकती है। यानी भविष्य की खेती सिर्फ खेतों से नहीं, डेटा और टेक्नोलॉजी में भी होगी। दूसरी धारा मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को सब लोग बोलते थे फेल हो गया, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि मेक इन इंडिया बहुत आगे निकल गया है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का यूज हुआ था, ये हमारे मेक इन इंडिया ही है। अभी जेट इंजन पे काम चल रहा है, सेमीकंडक्टर, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। हर चीज पे इंडिया बहुत आगे निकल रहा है और कुछ दिन देखते देखते बहुत आगे निकल जाएगा। तो इस पे भी बात होनी चाहिए और इसको भी आगे बढ़ाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी ऑन एआई। चलिए एआई पे बात करते हैं। क्या हम लोग एआई यूज करने के लिए ही बने हैं? नहीं, हम लोग अगर एआई यूज कर रहे हैं जितना, उससे ज्यादा अगर हम एआई को डेवलप करें, एआई हब बनाए अपने इंडिया को, तो बहुत आगे निकल सकते हैं बहुत कम समय में। आज के डेट में पूरा दुनिया एआई के पीछे भाग रहा है, तो क्यों ना हम भी भागे। हमारे पास तो आबादी भी है, हमारे पास तो टैलेंटेड भी बहुत लोग हैं। हम लोग अगर दूसरे देश में जाके जो काम कर रहे हैं एआई पे, वो अगर अपने देश में रह के करें तो कितना बेटर होगा। इसमें गवर्नमेंट की भी बहुत सारी गलतियां हैं, जिसको बात करें जिस पे तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। तो उसमें भी हम लोग किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, अगर उनको अफोर्डेबल प्राइस यहाँ पे भी मिलने लगे, तो बहुत लोग बाहर ना जाके यहाँ पे भी अपना इनोवेशन कर सकते हैं। चौथी धारा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मेट्रो और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
ये सिर्फ सुविधा नहीं देते बल्कि इकोनॉमी की स्पीड बढ़ा देती है। अगर एक्सप्रेसवे की बात करें, अगर इस पे ज़्यादा फोकस करें तो कितना फ़ायदा होगा। अगर हमें एक गांव से कुछ सामान को बेचने के लिए बाहर भेजना है तो पोर्ट पे ले जाना पड़ेगा या रेलवे स्टेशन ले जाना पड़ेगा। जैसे फ्रूट्स मान लो, एक फ्रूट्स को हम गांव से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पोर्ट तक पहुंचने में अगर 5 दिन का समय लग जा रहा है तो क्या मेरा वो फ्रूट्स बाहर जाते जाते बच पाएगा? नहीं, मुश्किल है बचना। तो उसके लिए हमें रोड चाहिए, कनेक्टिविटी। अगर एक चीज़ को, फ्रूट्स को हम आज के डेट में 5 घंटे 4 घंटे में पोर्ट पर पहुंचा दे रहे हैं तो हमें कितना प्रॉफिटेबल होगा। तो ऐसे ही हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी तेजी से काम करना होगा। 5वीं धारा है डिफेंस, आत्मनिर्भर। तो इस पर हम बात किए ही कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारा डिफेंस काम किया, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, बाकी डिफेंस सिस्टम भी है। तो ये सब हमारा कितना काम किया। अगर इसको हम सिर्फ इंपोर्ट करें कितना नुकसान करेगा। एक ये विंडो पे हम काम कर रहे हैं अभी, या मैक है, ये सारे आउट ऑफ कंट्री पे निर्भर है। तो इसको अगर हम लोग इंडिया में बना के और काम कर रहे हैं तो युद्ध की स्थिति में हम कितना बच सकते हैं। अगर आज हमें अमेरिका से कुछ युद्ध हो जाए तो क्या हमें ये सब यूज करना पड़ेगा? 1 मिनट में ये सारा क्रैश करके हमारे पूरे इकोनॉमी को क्रैश कर सकता है। तो इस पे भी हमें काम करना पड़ेगा। वैसे ही डिफेंस है। छठा है एनर्जी और न्यूक्लियर पावर। इतने सारे प्लांट्स लग रहे हैं, इसके लिए अफोर्डेबल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर भारत को आने वाले दशकों में एक बड़ी इकोनॉमी बनाना है तो उसे बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होगी। फैक्ट्री चलेंगी, डाटा सेंटर चलेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे और एआई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे। इसलिए रिलेटेबल और अफोर्डेबल एनर्जी भविष्य की इकोनॉमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब 7वीं धारा की बात करते हैं, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी है क्या? ब्लू इकोनॉमी है समुद्री संसाधन। ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र से जुड़ी इकोनॉमी एक्टिविटीज, शिपिंग, पोर्ट, फिशिंग, मेरीन टेक्नोलॉजी और ऑफशोर रिसर्च भारत की इकोनॉमी में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसके साथ ग्रीन इकोनॉमी। अगर ग्रीन इकोनॉमी की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आज के डेट में पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि इसको रोकने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, पेड़ पौधे को बचाने भी पड़ेंगे और इकोनॉमी को बढ़ाना भी पड़ेगा। तो इस सब को हम लोग को ध्यान में रख के एक काम करना होगा ऐसा, ताकि हमें पोल्यूशन से बच भी सके और अपने इकोनॉमी को बढ़ा भी सके। इसके लिए आप एक उदाहरण के तौर पे दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलोर देख लीजिए। दिल्ली मुंबई की बात छोड़िए, आजकल तो गांव तक भी पोल्यूशन फैल गए हैं। तो इसको रोकने के लिए भी हमें ग्रीनरी को बढ़ाना पड़ेगा। अब असली सवाल ये है कि क्या 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा? तो ये भाषण से होगा नहीं, ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हमारी युवा आबादी इतनी बड़ी है कि हम दुनिया को एक मिसाल दे सकते हैं। युवा आबादी बहुत बड़ी है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा। हमें एक जॉब के पीछे सिर्फ नहीं भाग सकते, हमें स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, हमें कोई बिजनेस करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ जॉब लेने के चक्कर में पड़ जाए तो जॉब देगा कौन? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो इस पे भी हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। अब असली सवाल है, क्या 2047 तक विकसित भारत संभव है? ये लक्ष्य सिर्फ भाषण है या वास्तव में 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाया जा सकता है? इसका जवाब किसी एक सरकार या किसी एक योजना से नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी होगा बेहतर एजुकेशन, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, मैसिव जॉब क्रिएशन, इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे जरूरी भारत के करोड़ों युवाओं की पार्टिसिपेशन। युवाओं की भूमिका सबसे बड़ी क्यों है? 2047 में आज का युवा ही भारत का इकोनॉमी चला रहा होगा, एक बड़े पद पे, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी सीईओ हो गया, जैसे आज मुकेश अंबानी जी है, कोई भी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सब आज के युवा ही संभालेंगे उस टाइम। तो युवाओं को सबसे ज्यादा इसमें भागीदारी निभाना पड़ेगा। एंड में मैं यही कहूँगा कि अगले 20 साल में भारत की तस्वीर ऐसी दिखेगी, अगर हम युवा मिल के काम करेंगे तो, कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कैसा लगा हमारा यह प्रयास? लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।